प्रतीक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल हर्ष न्यूज, देसी भी विदेशी भी। आइए रुक करते हैं कुछ प्रमुख खबरों की ओर। युवा खेलेगा तो खिलेगा भी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को किसी एक खेल को गोद लेने को कहा। प्रदेश के 75% जिले में कोहरा होगा घना, कई जिले में दृश्यता रही शून्य। यूपी बोर्ड ने 9वीं और 11वीं में व्यवसायिक शिक्षा को किया अनिवार्य, यूपी बोर्ड के सचिव ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने लहराया अपना परचम, 89 सीटों पर हासिल की जीत। मोदी जी है तो मुमकिन है। ईरान से भारत वापस लौटे लोगों ने कहा वहां के हालात खराब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का आह्वान किया है कि वे किसी न किसी एक खेल को गोद लेकर उस खेल से जुड़ी प्रतिभाओं को तराशें। खेल के जरिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कराकर अनुशासन और खेल भावना को मजबूत करने में योगदान दें। सीएम योगी शुक्रवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के औपचारिक उद्घाटन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल की गतिविधियों को बढ़ाने से युवा नशे से दूर होंगे, तमाम विकृतियों से बचे रहेंगे। युवा खेलेगा तो खिलेगा भी और यही युवा देश को आगे बढ़ाने में 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में योगदान देगा। अभी मैं एक दिन गोरखपुर महानगर के सभी संस्थाओं के साथ बैठने वाला हूं और मैं सबको बोलूंगा कि वे एक एक खेल को गोद लें, हर संस्था एक एक खेल को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खेलों से भी विकसित भारत बनने के अभियान में उत्तर प्रदेश ने भरपूर प्रयास किए हैं। प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में बन चुकी है। मेरठ में हर प्रकार के स्पोर्ट्स आइटम बन रहे हैं और इसे सरकार ने ओडीओपी में शामिल किया है। कोहरे के बढ़ते असर और धूप देर निकलने की वजह से सुबह ठिठुरन का एहसास बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कोहरा घना रहा। देर से धूप निकलने की वजह से सुबह और शाम को गलन जैसा एहसास बना रहेगा। कई जिलों में सुबह घने कोहरे की वजह से दृश्यता शून्य दर्ज की गई। वहीं हरदोई, कानपुर, नजीबाबाद, अयोध्या और बिजनौर में सबसे कम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। अगर तापमान के आंकड़ों पर गौर करें तो बहुत से जिलों में न्यूनतम तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन सुबह घने कोहरे और धूप न निकलने की वजह से गलन महसूस की गई। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि न्यूनतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी की प्रकृति का दौर जारी रहेगा, लेकिन कोहरा प्रदेश के 75 जिलों में घना हो जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2026 से कक्षा 9वीं और 11वीं में व्यवसायिक शिक्षा को अनिवार्य करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार से जुड़ी व्यवहारिक शिक्षा देना है। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि इसी क्रम में विषय समितियों ने आईटी और इससे जुड़े क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स तथा परिधान, सौंदर्य एवं आरोग्य जैसे विषयों का अनुमोदित पाठ्यक्रम सौंपा है। सिंह ने कहा कि इन सभी ट्रेड के अंतर्गत रोजगार परक पाठ्यक्रम के विकास के लिए विशेष विशेषज्ञों ने कई चरणों में बैठकें कर इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद का यह कदम विद्यालयी शिक्षा को रोजगार से जोड़ने, विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। देश की सबसे अमीर नगर निगम बृहंदन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और मुंबई की सियासी तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। 227 वार्डों में किस उम्मीदवार ने कहां से जीत दर्ज की है, अब यह पूरी तरह साफ हो चुका है। इन नतीजों में न सिर्फ 3 दशक पुराने राजनीतिक वर्चस्व को तोड़ा है, बल्कि मुंबई के राजनीतिक भविष्य की नई दिशा भी तय कर दी है। आइए जानते हैं कि इन चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली हैं। बीएमसी चुनाव में भाजपा ने इस बार रिकॉर्ड प्रदर्शन करते हुए 89 सीटें जीती हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की शिंदे सेना 29 सीटों में ही सिमट गई और उद्धव समर्थक 65 सीटों पर है। कांग्रेस ने 24 वार्डों में जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। वहीं एआईएमआईएम को 8, एमएनएस को 6, एनसीपी को 3, एनसीपी एसपी को 1 और समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिली हैं। इसके बाद अब बीएमसी में नई सरकार का रास्ता साफ हो गया है। ईरान में जारी व्यापक विरोध प्रदर्शनों और बढ़ती अस्थिरता के बीच शुक्रवार देर शाम कई भारतीय नागरिक इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली पहुंचे। ये नागरिक मुख्य रूप से छात्र, तीर्थयात्री और अन्य निवासी थे जो ईरान में फंसे हुए थे। भारत सरकार ने हाल के दिनों में ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को सुरक्षा कारणों से देश छोड़ने की सलाह दी थी। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वह स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और भारतीयों की भलाई के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने को प्रतिबद्ध है।
दूतावास ने भारतीयों से संपर्क साधकर उन्हें जल्द से जल्द उपलब्ध माध्यमों से ईरान छोड़ने की अपील की थी। एयरपोर्ट पर पहुंचे एक भारतीय नागरिक ने मीडिया से बातचीत में ईरान की स्थिति को बहुत खराब बताया। उन्होंने कहा कि वहां के हालात खराब हैं। इंटरनेट बंद होने से परिवार से संपर्क नहीं हो पा रहा था। भारत सरकार और दूतावास ने भरपूर सहयोग किया है। मोदी जी हैं तो हर चीज मुमकिन है। एक अन्य नागरिक ने बताया कि हम वहां 1 महीने से थे, लेकिन पिछले 1-2 हफ्ते में स्थिति बिगड़ गई। प्रदर्शनकारी गाड़ी के सामने आ जाते थे, इंटरनेट बंद था, दूतावास से भी संपर्क होना मुश्किल हो गया था। सरकार की मदद से हम सुरक्षित लौट आए हैं। हमें कोई दिक्कत करने के सामने वो नहीं करना पड़ा। हमें पता था हम मोदी सरकार है, वो पीछे काम कर देती है। रिलेटिव को तो बाद में बताती है, पहले ही काम कर देती है। कंडीशन तो खराब ही है वहाँ पे। तो बाकी हमारा भारतीय गवर्नमेंट है बहुत सहयोग कर रही है। एम्बेसी वालों ने हमारे को इन्फॉर्मेशन दिया था कि जितना जल्दी हो सकते आप निकलो, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया है। हाँ जी, कंपनी में खुद ही अंदर दुबके हुए थे। वहाँ के जो लोकल लोग थे वही हमको आके बताते थे, खबरें देते थे कि ऐसा हो रहा है। मोदी जी हैं तो हर चीज़ मुमकिन है। विदेश मंत्रालय ने पहले ही ईरान यात्रा पर सख्त सलाह जारी की है और गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा है। भारत ने ऑपरेशन स्वदेश जैसी व्यवस्थाओं के तहत नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल हर सूरज को लाइक और सब्सक्राइब करें।